सो फाइनली दोस्तों बीजेपी को झुकना पड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सामने, और जिस तरीके की प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रही थी, मुंबई के अंदर चली गई, बिहार के अंदर चली गई, प्रयागराज के अंदर चली गई, गुजरात के अंदर चली गई, और भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रही थी, तो धर्मेंद्र प्रधान को अब अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा। तो वो अब फाइनली इस्तीफा दे चुके हैं। बीते कई टाइम से इस्तीफा हो रहा था। सारे कान पक गए हमारे, देख पकड़। और जैसे ही ये खबर जंतर मंतर तक पहुंची तो माहौल कुछ इस तरीके का वहां रहा, जिसके बाद में जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की विन हो गई, स्टूडेंट्स की जीत हो गई। और हम तो ये कहेंगे कि भैया जो काम अपोजिशन पार्टी नहीं कर पाई वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने कर दिखाया। मतलब पब्लिक का जो प्रेशर था, जो कई जगहों पर देखने को मिला, चाहे वो नेपाल के अंदर हो, चाहे वो श्रीलंका के अंदर हो, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो, वही सेम प्रेशर इंडिया के ऊपर भी आया और धर्मेंद्र प्रधान को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी लेकिन इसी बीच में हम एक चीज भूल गए, नितिन गडकरी जी के बारे में इतने टाइम से कोई बात ही नहीं हो रही थी, जिसमें उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बच के निकल जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और मेरे बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत अभी हो नहीं रही है। लेकिन चलो इसके बारे में अभी आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी डिमांड थी, चलो उसमें से कुछ तो मान ली गई, लेकिन स्टूडेंट के खिलाफ में जो FIR दर्ज की गई है उसको वापस लेना होगा, और पुलिस ने जिस तरीके का लिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एग्जाम सिस्टम और NTA में बदलाव, रिफॉर्म शामिल होने चाहिए। मतलब इस तरीके की चीजों की डिमांड की गई है। लेकिन प्रोटेस्ट में शायद FIR एक मेन मुद्दा है कि FIR जिन स्टूडेंट्स पे की गई है, मतलब बेवजह कईयों के नाम भी लिखे गए हैं जो कि इधर उधर से निकल भी रहे थे ना, उनका नाम पूछा गया और उनके ऊपर बस केस दर्ज कर दिया गया। जो मेट्रो से बाहर आए उनके ऊपर भी ऐसा किया गया। 10% की लिस्ट है, ये देखिए, ये डाटा तैयार कर रहे हैं और इनमें रैंडम, आपने डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। और नेम प्लेट कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है? मैं आप जस्ट इतना सवाल कर रहा हूँ कि आपका नेम बैच कहाँ है? और ये डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में आप रैंडम बच्चों जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जामिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और ये लोग यहाँ रैंडम बच्चों को रोक के और उनका नाम डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में डाल रहे हैं। मतलब रैंडमली ही ऐसे ही नाम लिख दिया कि तुम्हारा नाम क्या, अच्छा तुम वहां जा रहे हो। तो ऐसे बहका के भी कईयों के ऊपर FIR दर्ज की गई जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, पीसफुली थे, और जो कर रहे थे वायलेंस, खैर उनकी तो फुटेज आ ही गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी, जो भी स्टूडेंट्स की जान गई है उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। और अब आ जाते हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर, जिनको तो हम भूल ही गए थे, जिन्होंने E10 पेट्रोल कंपैटिबल व्हीकल के अंदर E20 गन्ने का जूस चला रखा था, और इसी के साथ साथ कई सारी गाड़ियां ऐसी भी हैं जो शायद E5 कंपैटिबल थी, उनके अंदर भी E20 डल रहा था। तो भैया अब नितिन गडकरी जी का नंबर आ जाता है, तो उसको लेके तहसीन पुणेवाला अब गांधी मार्च के जैसा ही एक मार्च निकालने वाले हैं, जो है गाड़ी मार्च, जिसके अंदर इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक अपनी अपनी गाड़ियां लोग बाग लेके जाएंगे, जो कि मार्च के तौर पर निकलेगी। यहाँ पर सिर्फ इथेनॉल का ही मतलब प्रोटेस्ट होगा कि ये जो आपने चीज़ें कर रखी है, जो कंपैटिबल व्हीकल नहीं है उनके अंदर भी आप E20 पेट्रोल डाल रहे हो, तो उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट या कह लो ये मार्च निकलेगी। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी बाकी है, और इसीलिए 31 जुलाई को गाड़ी मार्च, गांधी मार्च, इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल के लिए हम खड़े हो गए। एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग पॉलिसी ये देश की सबसे मिसमैनेज्ड और गलत पॉलिसी है, और अगर इस पॉलिसी को सुधारा जाए तो आपको पेट्रोल 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, और वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के, प्योर पेट्रोल। जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते वो हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले ही जाना था जब उन्होंने UGC की रेगुलेशंस लाने की कोशिश की।
यहाँ पर एक चीज तहसीन पुणेवाला ने कह दी कि भैया यहाँ पर लीड मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर कहीं छुप के बैठ जाऊंगा या बर्गर खाने चला जाऊंगा, नहीं, मैं आपको सामने ही मिलूंगा और मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ इस मार्च की, जहाँ पर सबसे आगे मैं लीड कर रहा हूँ। और कुछ डिमांड जो है वो ये है कि E10 पेट्रोल आना चाहिए E10 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए, और E20 पेट्रोल का भाव 20% रिड्यूस करना होगा। और इसी के साथ साथ जो E0 पेट्रोल है, मतलब प्योर पेट्रोल है, वो ऑलमोस्ट 170 रुपये पर लीटर के हिसाब से बिकता है इंडिया के अंदर, जबकि दूसरी कंट्रीज़ को जिनको हम सप्लाई करते हैं यहाँ पर रिफाइन करके, वो वहाँ पर बहुत ही सस्ते में बेच देते हैं। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? जितने भी हमारे भर भर के टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इथेनॉल का प्राइस पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा है। इथेनॉल कहा जाता है कि 1 लीटर शायद 73 रुपीज़ का है, और अगर पेट्रोल देखा जाए तो करीबन वो 53 या 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से होता है। और उसके अंदर हम इथेनॉल मिला देते हैं 20%, और उसके बाद में उसको 110 रुपये 120 रुपये इस तरीके से बेचा जा रहा है। और इसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी फैमिली उसी बिजनेस के अंदर है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इथेनॉल बनाने वाला, तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, कल सोनम वांगचुक जी की जो हंगर स्ट्राइक खत्म हुई थी, उसके अंदर बीजेपी के जो मिनिस्टर मौजूद थे, तो उनके हाथों से इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी थी। तो इसको लेकर कई सारे लोगों ने, सोच के देखो आप, सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी शक की निगाहें रख दी कि भैया क्या मिल गया तुम्हें, ऐसा कैसा सौदा हो गया, क्या डील हुई है, उनके हाथ से क्यों खाया, आपने हंगर स्ट्राइक क्यों ओवर करी। तो मतलब इस तरीके की बातें की गई सोनम वांगचुक जी के ऊपर, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर 26 दिन तक अनशन किया था। तो वो भी मतलब एक तरीके से डिमोरलाइज ही हो गए, और कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने कही कि भाई मेरे ऊपर भी लोगों ने शक किया, तो हम तो है ही चीज़ क्या जो हमारे बारे में कह देते हैं कि तू बिक गया। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। अच्छा, रही बात मेरे बिकने की, तो भैया जो भी पुराने यूज़र्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से देखा होगा, मुझे मैंने आज तक कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं करी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये वो इस तरीके की एप्लीकेशन जो कि फेमस क्रिएटरों ने प्रमोट किए हैं, सलमान खान तक ने करी है। भाई हमें भी पैसे मिलते थे भाई, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक का ऑफ़र आया था गैम्बलिंग बैटिंग ऐप का कि भैया कर दो इसे प्रमोट, 2 वीडियो का ऑफ़र है, ये 2 वीडियो कर देना, 50-50 मतलब 1 लाख। मैं कहा नहीं करनी भाई, हम करते ही नहीं ये सब। एक तो चलो लद्दाख राइड के ऊपर ही कॉल आ गई थी, वो रिकॉर्ड हो गई, तो एक प्रूफ के तौर पे दिखा सकता हूँ, बाकी प्रूफ तो यही है कि आज तक की ही नहीं, तो फिर बताऊँ ही क्या। कॉल आ रही है, 1 मिनट रुकना जी जी। ये एक आपके YouTube चैनल पे प्रमोशन कॉल था। हाँ, क्या आप बता सकते हो इंटीग्रेटेड ब्रांड विल बी विंडो गेमिंग सर, एज यू नो। नहीं उसकी नहीं करनी मुझे, मैंने पहले भी इसका डिनाई किया था। अब सोनम वांगचुक जी को ही देख लो, 26 दिन के अनशन करने के बावजूद भी उन पे एलिगेशन लगा दिए कि तूने भी कुछ बीजेपी से ले लिया, कोई सीक्रेट डील हो गई। दोस्तों, कभी आप वृंदावन गए हो? भीड़ देखिए ना, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ के बांके बिहारी मंदिर दर्शन में। भैया मतलब वीडियो तो आप बना ही नहीं सकते, इनकी किसने बना ली वो तो भगवान ही जाने। दरअसल टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंची थी, जहां पर इनकी फैमिली को VIP
वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, खड़े किया जा रहा था, प्रसाद दिया जा रहा था और मतलब तसल्ली से इनके दर्शन करवाए जा रहे थे। वहीं हमारे जैसा या आपके जैसा कोई बंदा होता ना, तुरंत ही भैया फटाफट निकलो औरों को भी दर्शन करने, इस तरीके की चीज़ें हो जाती, जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर वीआईपी कल्चर को लेकर फिर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भैया ये कब तक चलेगा कि भीड़ में मौजूद नॉर्मल लोगों को तो धक्का मुक्की से आप दर्शन करवाते हो और इस तरीके के वीआईपी लोगों को आप अच्छे तरीके से तसल्ली से दर्शन करवाते हो जैसे कि भगवान के वही असली भक्त हैं और उन्हीं को भगवान सिर्फ अच्छे से आशीर्वाद दे सकता है, हम जैसे लोगों को तो नहीं। दोस्तों, जोमैटो के ऊपर आरोप लगाए गए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कि ये काफी ज्यादा चार्जेस लेते हैं, ये बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बेचा करते हैं। तो इस कंप्लेंट को सीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भैया ये जो कंप्लेंट है कि भैया 105 रुपये का फूड आपको डिलीवरी के टाइम में ऑलमोस्ट 200 रुपये का मिल जाता है, उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी ये लगा देते हैं, प्लेटफॉर्म फी भी ये लगा देते हैं, प्राइस भी ये बढ़ा देते हैं मेन्यू के अंदर, बजाय आप जब ऑफलाइन जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पर खा के आते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर सीसीआई ने इसको लेकर कहा है कि भाई देखो, रेस्टोरेंट से डायरेक्ट खरीद कर वहीं पर खाना एक अलग बिजनेस मॉडल है और ऑनलाइन डिलीवरी एक अलग बिजनेस मॉडल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप जोमैटो को गलत नहीं ठहरा सकते हो अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, प्लेटफॉर्म फी के, डिलीवरी चार्जेस किया, मेन्यू चार्ज वो बढ़ा देते, तो इस तरीके की चीज़ें अगर वो कर रहा है तो वो उनका डिफरेंट मॉडल है बिजनेस चलाने का। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट के पास डायरेक्टली खाने के लिए जाते हो तो उनका बिजनेस मॉडल अलग होता है।